नमस्कार, आप देख रहे हैं जेडी 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात भारत नेपाल रिश्तों को लेकर करेंगे, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी नेपाल के दौरे पर हैं और इस दौरे के कई मायने हैं। दरअसल 2022 के बाद से भारतीय सेना में कोई भी नेपाली गोरखा भर्ती नहीं हुआ है। क्या इसको लेकर कोई बातचीत हो सकती है? साथ ही साथ नेपाल की आर्मी पर, नेपाल पर चीन अपने प्रभाव को बढ़ाता जा रहा है और खबरें ऐसी भी हैं कि पीएलए इस कोशिश में है कि नेपाली गोरखा को वो अपनी फौज में भर्ती करे। भारतीय सेना का अहम हिस्सा नेपाली गोरखा रहे हैं, लेकिन अग्निवीर स्कीम लॉन्च होने के बाद नेपाली गोरखाओं की भर्ती नहीं हुई, उन्होंने भर्ती से इनकार कर दिया। तो क्या कोई बीच का रास्ता भारत नेपाल निकाल सकते हैं? क्या नेपाली गोरखाओं के लिए कुछ छूटें अग्निवीर स्कीम के तहत दी जा सकती हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आगे तलाशने की हम कोशिश करेंगे। इसी बीच एक और अहम खबर, नेटो के देशों में एक अजीब सी टेंशन है इस वक्त। खासकर स्वीडन की बात करें, फिनलैंड की बात करें, नॉर्वे की बात करें, इन देशों में टेंशन है। और टेंशन इस बात की है कि व्लादिमीर पुतिन उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन अब अमेरिका की दी हुई मिसाइलों से रूस के अंदर हमला कर रहा है। तो क्या वाकई में एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ दुनिया बढ़ रही है, या फिर यह थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी? इसको भी डिकोड करना होगा। एक तस्वीर अंत में आपको और दिखाएंगे। पाकिस्तान की आर्मी खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों के खिलाफ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। और जब भी कोई आर्मी ऑपरेशन चलाती है, कई बार उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है, उन्हें चोट लगती है, जवान मारे जाते हैं। लेकिन क्या कोई अपने मारे गए जवानों को गधों पर रखकर लाता है? जो कोई नहीं कर सकता वो पाकिस्तान की आर्मी करती है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे जंग में मारे गए अपने जवानों को पाकिस्तान की सेना उनके शवों को गधों पर ढो रही है। हैरानगी की बात है ऐसी फौज पर। इस पे भी डिटेल से बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नेपाल पहुंचे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। 4 दिन के दौरे पर नेपाल पहुंचे जनरल द्विवेदी। गोरखा सैनिकों की भर्ती को लेकर होगी चर्चा। नेपाल पर चीन अपनी पकड़ कर रहा मजबूत। बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल पहुंचे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। 4 दिन के दौरे पर नेपाल पहुंचे जनरल द्विवेदी। गोरखा सैनिकों की भर्ती को लेकर होगी चर्चा। नेपाल पर चीन अपनी पकड़ कर रहा मजबूत। नेपाल पहुंचे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। 4 दिन के दौरे पर नेपाल पहुंचे जनरल द्विवेदी। गोरखा सैनिकों की भर्ती को लेकर अहम चर्चा होगी। नेपाल पर चीन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, चीन लगातार इस कोशिश में है कि गोरखा रेजिमेंट को पीएलए में शामिल किया जाए। नेपाल पहुंचे आर्मी चीफ द्विवेदी। गोरखा सैनिकों की भर्ती पर होगी बात। अग्निवीर से नाराज है नेपाली गोरखा। 2022 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई। भारत में 43 गोरखा बटालियन मौजूद हैं। हर बटालियन में 60% जो सैनिक होते हैं वो नेपाली होते हैं, लेकिन 2022 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। नेपाल के गोरखा पर चीन की नजर है। नेपाली युवाओं को पर चीन डोरे डाल रहा है। तो ये भी समझने की आज हम कोशिश करेंगे। आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी सर का ये जो दौरा है बड़ा अहम है और इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। कर्नल दिनेश शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए, शुक्रिया। करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी। जय हिंद सबसे पहले, थैंक यू सर। जय हिंद, शुक्रिया। जय हिंद सर। कर्नल दिनेश शर्मा सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी सर का नेपाल का दौरा, और ये होता है कि जब भी भारत के आर्मी चीफ बनते हैं वो नेपाल जाते हैं, नेपाल के आर्मी चीफ बनते हैं वो भारत आते हैं। लेकिन ये दौरा उस वक्त हो रहा है सर जिस वक्त 2022 के बाद
नेपाली गोरखाओं की जो भर्ती है वो अटकी हुई है, कोई भर्ती हुई नहीं है। किस प्रकार से आप आर्मी चीफ के इस दौरे को देख रहे हैं और क्या कोई एक उम्मीद है कि जो इस वक्त भारत नेपाल के बीच गोरखाओं की भर्ती को लेकर टेंशन चल रही है उसे कम किया जा सकता है? सर राजेश जी, ये जो हमारे आर्मी चीफ का नेपाल का दौरा है, इसके बारे में पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे और नेपाल के बीच में, जैसा सबको मालूम है, कि बड़े ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रिलेशन है। भारत और नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता है और हमारा सदियों से उनके साथ बड़े मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। हमने हमेशा ही नेपाल की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की इज्जत की है। इस पृष्ठभूमि को मद्देनजर रखते हुए ये जो नए आर्मी चीफ, चाहे वो इंडियन आर्मी के हों या नेपाल आर्मी के हों, एक प्रकार से ये एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि वो नेपाल विजिट करते हैं और नेपाल के अंदर जो है इनको जो है ऑनरी जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी का तगमा दिया जाएगा, जो कि भूतकाल में भी दिया जाता है और इसी प्रकार हम रेसिप्रोकेट करते हैं नेपाल के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। अब ये सबसे बड़ी बात जो सामने निकल के आ रही कि 2022 के बाद जो है गोरखा जो है वो आए नहीं है। 2022 के अंदर अग्निवीर की जो स्कीम लागू हुई थी, उसके बाद कुछ तो कोरोना के कारण और कुछ किसी और कारणों के वजह से आर्मी के अंदर भर्ती कुछ समय के लिए रोक दी गई थी। लेकिन इसका आर्मी चीफ का वहां नेपाल के अंदर विजिट करना ये प्राइमरी कारण नहीं हो सकता कि नेपाली गोरखा जो हैं वो अग्निवीर से नाराज हैं और वो भारतीय सेना के अंदर नहीं शामिल हो रहे हैं। ये ऐसा तो कदापि भी हमें ध्यान में नहीं रखना चाहिए और इसके ऊपर हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देनी चाहिए। आर्मी चीफ की एक प्रकार की जो विजिट है, उनके डिफरेंट विजिट प्रोग्राम हैं। वो एम्बेसडर, जो इंडियन एम्बेसडर इन नेपाल, उनसे मिलेंगे, वो प्रेसिडेंट से मिलेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, वो डिफेंस मिनिस्टर से मिलेंगे, वो नेपाल के आर्मी कॉलेज के अंदर जो वहां पे स्टूडेंट अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन द हायर कमांड, उनको वो एड्रेस करेंगे। उसके बाद वो एक वेटरन रैली के अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे, जहां पर कि वो वीर नारियों को और जो पुरस्कार विजेता इंडियन आर्मी के वेटरन्स है उनसे करेंगे। हो सकता है कि ये बात जो है बात के बारे में डिस्कस की जाए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वेटरन्स को या आर्मी चीफ को या डिफेंस मिनिस्टर को बताया जाए कि आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने या भारत देश ने क्यों अग्निवीर की योजना को लागू किया है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या तथ्य है, भारत इसके बारे में क्या सोचता है। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है नेपाल, भारत और ब्रिटेन के अंदर एक 3 पार्टियों के अंदर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें कि गोरखा सैनिक जो है वो इंडियन आर्मी के अंदर भी जाएंगे और ब्रिटेन के अंदर भी। उस समय टोटल थी 10 गोरखा रेजिमेंट, जिसमें से कि 6 गोरखा रेजिमेंट जो है वो इंडियन आर्मी के साथ इनका विलय हो गया और धीरे धीरे जो है हमने एक और गोरखा रेजिमेंट को जो है रेज किया था। आज की तारीख में आई से विद कॉशन कि हमारे पास जो है 39 बटालियंस हैं, गोरखा बटालियंस हैं, प्योर गोरखा बटालियन, मिक्स ट्रूप्स हैं, जो नेपाल के भी हैं और यहाँ के भी हैं। अब आ जाती है बात, अगर आप मुझे समय दे तो मैं चीन का पॉइंट ऑफ व्यू भी कर दूं, अगर आप मुझे समय देते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करिए सर। देखिए साहब, ऐसा है राजेश जी कि हमारे संबंध नेपाल के साथ सदियों पुराने हैं, लेकिन पिछले चंद एक सालों के अंदर चीन जो है वो नेपाल के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है, उन्हें आर्थिक मदद दे रहा है, उनके रोड ब्रिजेस अपने रोड और बेल्ट इनिशिएटिव के थ्रू बना रहा, और उसका बेसिक एम जो है कि उसे वो चाहता है कि नेपाल भारत से दूर हो जाए। और दूसरी बात जो है कि जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी हैं और चाइनीज की कम्युनिस्ट पार्टी हैं, इन दोनों की नजदीकियां बहुत बढ़ गई हैं और चीन ने कई अपनी यूनिवर्सिटीज या अपने चेयर्स जो हैं नेपाल की यूनिवर्सिटीज के अंदर खोले हुए हैं, बेसिकली टू स्प्रेड डिसइंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया, सो दैट कि नेपाल जो है वो इंडिया से दूर चला जाए। इसके अंदर हमारे भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, हमारे भी कंसर्न हैं। अभी हाल ही में
नेपाल की गवर्नमेंट ने अपना 100 रुपए का नोट छापने के लिए एक चाइनीज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और इसमें ये गौर करना चाहिए कि उस नोट के अंदर जो इन्होंने अपना पॉलिटिकल मैप बनाया है उसमें काला पानी और एक और जगह है जो कि अभी तक भारत का हिस्सा है। अब ये उस हिस्से को अपने पास दिखाना चाहते हैं और चाइना जो है वो इन चीजों को और ज्यादा उछाल रहा है। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि केपी शर्मा ओली जी को एक सद्बुद्धि दे और वो अपना, जो चाइना एक बहुत स्मार्ट कंट्री है, वो किसी के साथ उसको लव लॉस्ट नहीं है। नेपाल को जो है श्रीलंका की हालत देखनी चाहिए, उन्हें कंबोडिया की हालत देखनी चाहिए, उन्हें मालदीव्स की हालत देखनी चाहिए। उसके बाद अगर वो दोस्त आगे जा सकते हैं। जी राजेश, पाकिस्तान की हालत देख सकते हैं। मैं आता हूं सर, फिर आता हूं आपके पास और डीपली में मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे चीजों को समझने की कोशिश करूंगा। करोड़ी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। करोड़ी सिंह जी समझाइए, क्योंकि नेपाल, केपी ओली शर्मा मेरे ख्याल से इसी महीने दिसंबर के महीने में शायद चीन भी जाने वाले हैं। फर्स्ट विजिट ऐसा होता था कि नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की करते थे, लेकिन उस रिवाज को केपी ओली शर्मा बदल रहे हैं। इस बीच आर्मी चीफ का वहां पर जाना, सर ने बहुत अच्छा कहा कि बेटी और बोटी का संबंध है भारत और नेपाल के बीच। क्या इंपैक्ट इस यात्रा का हो सकता है, जिस प्रकार से लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा को लेकर दोनों देशों के बीच केपी ओली आने के बाद एक नया विवाद खड़ा हुआ है, तो आर्मी चीफ का दौरा क्या मायने रखता है सर? देखिए राजेश जी, गोरखाओं की स्थिति और हमारे सेना प्रमुख के नेपाल दौरे की कार्यसूची और चीन का दृष्टिकोण कर्नल साहब ने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही गहराई से समझाया है। चीन का अपना राष्ट्रहित है, भारत का अपना राष्ट्रहित है, नेपाल का अपना राष्ट्रहित है। हर देश अपने हित को परस्यू करता है। परसेप्शन बदल जाता है जब सरकार बदलती है, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये ज्यादा होता है क्योंकि बार बार सरकार बदलती है। चीन जैसे देश में अगर परमानेंट शी जिनपिंग लंबे समय तक रहते हैं तो उतना परसेप्शन बदलता नहीं, एक निरंतरता रहती है, पॉलिसी कोहेसिवनेस रहता है। तो नेपाल अगर चीन से कोई फायदा ले रहा है और चीन का प्रभाव इतना हो रहा है कि नेपाल का दृष्टिकोण चीन बदल रहा है, तो भारत को अपनी रणनीति के बारे में बहुत गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि नेपाल के साथ भारत की मित्रता और व्यापार संधि है। नेपाल की भारत पे डिपेंडेंस ज्यादा है, सांस्कृतिक संबंध के अलावा भी निर्भरता भी भारत पे बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में भारत अपनी रणनीति में क्या परिवर्तन कर सकता है? ये कहना कि नेपाल को चाइना के नजदीक नहीं जाना चाहिए समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, या चीन अपना इंटरेस्ट परस्यू कर रहा है, कभी कभी वो ब्रूटली तरीके से परस्यू कर रहा है, इससे भी कोई समस्या का समाधान नहीं है। हमारी रणनीतिक या सुरक्षा संबंधी स्थिति है वो नेपाल में कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, और इसी संदर्भ में हमें सेना के प्रमुख की नेपाल यात्रा को देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, नेपाल के गोरखा हैं, ये सामान्य सी बात है, बुनियादी बात है कि उच्च समुदाय होते हैं, उनकी विश्वसनीयता, साहस और वफादारी बहुत ज्यादा होती है। गोरखा उनमें से एक हैं, और ये आज से नहीं, लंबे समय से है। इसीलिए अंग्रेजों ने गोरखा बटालियन बनाई। फिर अभी ऐसी भी रिपोर्ट आई थी कि रशियन आर्मी में भी कुछ गोरखा हैं। भारत में गोरखा लंबे समय तक रहे। भारत जो भारतीय नागरिकों को या भारतीय दूसरे सैनिकों को सुविधा देता है, पेंशन लेके दूसरी सुविधाएं समान रूप से प्रदान करता रहा है। लेकिन अब जो इश्यू आया है उसमें उनकी शायद ये समझ ये है कि नेपालियों को कि आप अग्निवीर रखते हैं तो उसमें कुछ सालों के लिए रखेंगे, बाद में उनको कोई सुविधा नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे, तो उनको कोई बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं। इसलिए नेपाल का ये परसेप्शन हो सकता है, इसको लेके बात हो। दूसरी कार्य सूची को लेके चीन का जहां तक सवाल है, भारत बहुत सतर्क है। और यहाँ हमारे सेना प्रमुख है तो लाओस में चीन के रक्षा मंत्री से हमारे रक्षा मंत्री भी बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि चीन के साथ हमारा डायलॉग नहीं है, एंगेजमेंट नहीं है, चीन के साथ हमारा संवाद चल रहा है, चीन से हम बिल्कुल कट के नहीं रह रहे हैं। लेकिन हमें हमारी रणनीति
और हमारी जो सुरक्षा संबंधी नीति है उस पर गहनता से विचार करना चाहिए और चीन पे बहुत ज्यादा डिपेंड भी नहीं होना चाहिए, विश्वास भी नहीं करना चाहिए। और वो हम केवल नेपाल में नहीं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन मालदीव में हम क्या कर सकते हैं, केवल ये कहने मात्र से कि मैं इस पे आऊंगा सर, मैं बहुत समस्या का समाधान अगले सवाल में जी राजेश जी 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 मैं अगले सवाल में जब आपके पास आऊंगा तो इसी को समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नेपाल के बाद बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, चीन ने अपनी बहुत पकड़ मजबूत की है। उसको मैं आगे आपसे डिकोड करूंगा, इसको समझूंगा। लेकिन कर्नल दिनेश शर्मा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। बड़ी विस्तार से आपने चीजों को समझाया सर, लेकिन जब नेपाली गोरखा भर्ती होते थे, 40-50 हजार गोरखा हर साल भारत आते थे, उनकी फैमिलीज भारत आती थी, वो भारत से फिर वापस नेपाल जाते थे, छुट्टियों पे जाते थे या रिटायर होकर जाते थे, तो वो बताते थे कि किस प्रकार का प्यार सम्मान हमें भारत के अंदर मिलता है। ये बॉन्ड बनाता था सर, इस चीज को हमें समझना होगा। ये भारत और नेपाल के बीच बॉन्ड बनाता था। मेरे 7 साल की इंडियन आर्मी की जॉब में मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि नेपाली हमसे अलग हैं। ऐसा लगता था कि हम भाई भाई हैं, हम अलग नहीं हैं, कोई नेपाल अलग देश नहीं है। इस प्रकार से सैनिक मिलकर रहा करते थे। एक पॉइंट ये समझाइएगा। और दूसरा, पीएलए के कई अधिकारी लगातार नेपाल आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर्स में, रिक्रूटिंग जोन में दौरा कर रहे हैं, और मेजर जनरल रैंक के अधिकारी सर, जो हमारे पास रिपोर्ट है, तो वो इस कोशिश में है कि ये जो गोरखा जिसे इंडियन आर्मी अब भर्ती नहीं कर रही है, उसे हम पीएलए में लेकर जाएं। क्या इंडियन आर्मी या इंडिया एलएसी के उस पार गोरखा रेजिमेंट देखने के लिए तैयार है? सब राजेश जी, मैं सिस्टमैटिक बार आपके सवालों का जवाब देता हूं। पहला, आपने मुझे बताया कि पीएलए के मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स जो हैं, वो उनकी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट को, रिक्रूटमेंट ऑफिसेस को, रिक्रूटमेंट एरियाज के अंदर वो जा रहे हैं। इसको हम एक नजरिए से देख सकते हैं कि जैसे हमारे अफसर जो हैं वो भूटान के अंदर जो है हमारी ट्रेनिंग टीम है, हमारे बांग्लादेश के अफसर हमारे पास आते हैं, हम अपना कोर्सेज करने के लिए बांग्लादेश में जाते हैं, स्टाफ कॉलेज करने के लिए कुछ अफसर जाते हैं। तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा वी शुड नॉट रेज आवर आईब्रोज, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। अब आ जाती है बात, पहले बात करेंगे थोड़ी सी अग्निवीर की। अग्निवीर के अंदर मुझे लगता है कि हो सकता है कि नेपाल के अंदर लोगों को पूरी बात के बारे में ठीक से समझाया नहीं गया कि अग्निवीर के क्या फायदे हैं। आप 4 साल के अंदर आते हैं, चाहे वो इंडियन सोल्जर है या नेपाल का सोल्जर है, वो 4 साल के बाद जो है वो उसमें से 25% को जो है वो सेना के अंदर एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। बाकी जो है वो अपना सेवा निधि तकरीबन, आई से विद कॉशन, तकरीबन वो 15 लाख रुपए के करीब जो है वो सेवा निधि के साथ उसे बाहर वो जाएगा। और उस समय मुझे बताइए राजेश जी, उसकी उम्र क्या है? 21 बरस की उम्र है, 21, 22, 23 साल की उम्र है। 17.5 से लेके 21 तक वो ज्वाइन करेगा, तकरीबन मैक्सिमम होगी 24। आज के परिप्रेक्ष्य में चाहे आप नेपाल देख लीजिए और चाहे आप भारत देख लीजिए, एक 24 बरस का मध्य वर्ग के परिवार का बच्चे को अगर 24 साल के लड़के को 15-20 लाख रुपया मिलता है, वो कुछ कर सकता है। साथ में भारत सरकार ने कहा है कि जितने भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, बाकी इनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, मतलब आप देखेंगे तो हर जगह जो है एक 10% की रिजर्वेशन इनके लिए है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि 4 साल के बाद उनको हम सड़क के ऊपर छोड़ देते हैं। इवन जिस समय ये एजिटेशन अग्निवीर के प्रति हो रहे थे, उस समय मेन कॉर्पोरेट हाउसेज ने जो है उन्होंने ऐलान किया था कि आवर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी टू गेट ए पर्सन हु हैज सर्व्ड इन दी आर्म्ड फोर्सेस फॉर 4 years, वी वुड लव टू एम्प्लॉय हिम इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार की खबरें आती हैं। अब फाइनल आ जाता है चीन की मंशा। देखिए राजेश जी, जहां तक मैं एज ए रिटायर्ड कर्नल, जब जो मुझे ज्ञान है पीएलए के बारे में, और जैसा कि आपने भी अभी क्या किया, आपकी 7 years की जो है आर्मी की सर्विस है। देखिए साहब, पाकिस्तान, चाइना जो है एक बहुत क्लोज कंट्री है। उनका इंटेलिजेंस सेटअप इतना है कि वहां तक उनको स्ट्राइक करना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है, टू गेन इंफॉर्मेशन बाय द अदर
कंट्रीज अबाउट द चाइनीज इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन बड़ा मुश्किल सा हो गया। पीएलए चाइना किसी भी हालत में अपनी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, स्पेशली इन द आर्म्ड फोर्स के अंदर, वो किसी आउटसाइडर कंट्री के लोगों को एम्प्लॉय नहीं करेगा। दूसरी बात है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कोई परमानेंट आपका दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट आपका दुश्मन नहीं है। तो अगर आपने गोरखास को पीएलए के अंदर भर्ती कर लिया रेगुलर फोर्सेस के अंदर, और कल को बाई चांस किसी कारणवश वहां का शासन चेंज हो जाता है, ओली साहब की बजाय जो है वो दूसरी पार्टी कोयरेला लेड गवर्नमेंट आ जाती है, उनके संबंध आपके साथ ठीक नहीं रहते हैं, तो आप ये व्हाइट एलिफेंट को अपने देश में नहीं पालेंगे। तो मेरा मानना है, स्ट्रांगली आई फील, कि पीएलए गोरखास को नहीं एनरोल करेगी अपनी आर्मी में। लेकिन दो तीन पॉइंट बीच में जो समझाइएगा। तिब्बतियंस की रिक्रूटमेंट नहीं होती थी, लेकिन आफ्टर गलवान हम देखते हैं कि तिब्बत से लोगों को भर्ती किया जा रहा। सर इस पॉइंट को भी हमें देखना होगा। वेस्टर्न थिएटर कमांड में पाकिस्तान के ऑफिसर्स और सोल्जर्स की तैनाती की जा रही है। हम कैसे मान सकते हैं कि चाइना नहीं करेगा? पाकिस्तानी अगर चाइनीज आर्मी को जाकर ट्रेनिंग दे रहे हैं, वेस्टर्न थिएटर कमांड में मौजूद हैं, ऑपरेशनल तैयारियां उनकी करवा रहे हैं, और साथ में अगर तिब्बत से अब युवाओं की भर्ती की जा रही है सिर्फ इसलिए कि इंडिया को काउंटर कर सके और इंडिया की भाषा को हम समझ सके, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि जो नेपाली गोरखा तैयार बैठे हैं युवान कमाने के लिए, उनको पीएलए छोड़ देगा? सर कर्नल दिनेश शर्मा। चलिए, नेटवर्क इशू है। करोड़ी सिंह जी, हेलो करोड़ी सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं सर। जी करोड़ी सिंह जी, कैन यू हियर मी? हाँ जी जी, बोलिए सर। कर्नल दिनेश शर्मा, आपने सुना मुझे सर? हाँ, मैं सॉरी राजेश जी, आई थॉट कि आप करोड़ी सर से सवाल करें। मेरा कहने का मतलब ये, तिब्बतियन के लिए यस, बिकॉज तिब्बतियन मोर और लेस नाउ दे आर पार्ट ऑफ चाइना ओनली। ऑफ कोर्स अक्साई चीन और तिब्बत के इलाके को अभी तक भी जो है, बट नाउ 1950 से पहले नहीं थे सर। देखिए ये मेरा पर्सनल, देखिए साहब, ऐसा है, दिस इज माई असेसमेंट, जैसे मेरे खुद के विचार हैं कि पीएलए विल नेवर रिक्रूट परमानेंटली सोल्जर फ्रॉम द नेपाल। दिस इज माय पर्सनल व्यू बेस्ड ऑन माय बैकग्राउंड नॉलेज। जी डन सर, डन। रोजर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। करोड़ी सिंह जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, बांग्लादेश की बात हम करें, मालदीव की बात करें, नेपाल की बात करें, इवन तक भूटान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तमाम कंट्रीज कहीं ना कहीं चीन के प्रभाव में है। और एक चीज और भी है कि वो, लेकिन उनको उसके साइड इफेक्ट का भी पता चला। जिस प्रकार से पाकिस्तान की खस्ता हालत हुई, मालदीव की हालत खराब हुई, श्रीलंका कंगाली के दौर से निकला, फिर भी क्या नेपाल है या बांग्लादेश है, भूटान है, ये इन चीजों को समझ नहीं पा रहे कि ड्रैगन जिसको एक बार देखता है उसको निगल जाता है और कंगाल करके ही छोड़ता है। थोड़ी सी देखिए राजेश जी, हम इस स्थिति को एक ट्रायंगुलर संदर्भ में समझते हैं। भारत, चीन और हमारे दक्षिण एशिया के छोटे देश, और सामान्यतः ऐसा होता है कि कभी कभी हम एक नीति का अनुसरण करते हैं और कुछ परिणाम मान के चलते हैं कि इसके ये परिणाम होंगे, और उसके उल्टे या उससे अलग परिणाम निकल आते हैं। जैसे भारत ने एक नीति अडॉप्ट की कि नेबरहुड फर्स्ट, और हमारे नेबरहुड में छोटे छोटे देश हैं दक्षिण एशिया के, तो नेबरहुड फर्स्ट में मतलब भारत उनकी मदद करेगा, उनका सहयोग करेगा, उनका विकास का साथी बनेगा। लेकिन भारत अगर ज्यादा साथी बनता है, ज्यादा मदद करता है, तो एक वहां का सेक्शन इस तरह का परसेप्शन बना लेता है कि भारत हस्तक्षेप कर रहा है हमारे आंतरिक मामलों में। क्योंकि भारत अगर मदद करेगा तो कुछ सेक्शंस को मदद मिलती है, कुछ को फायदा होता है, कुछ को नहीं होता है, तो भारत एक कंट्रोवर्शियल देश के रूप में हो जाता है। और ये छोटे और बड़े देशों के जब रिश्ते होते हैं उनमें होता है।
अगर भारत मदद बिल्कुल नहीं करेगा तो कहेंगे कि भारत जैसा देखिए बड़े भाई की तरह है, मदद नहीं करता है, ज्यादा करता है, तो ये आशंकाएं बन जाती हैं। और यही भारत और अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्तों में समस्या है। लेकिन भारत बिना मांगे जब भी कोई संकट आता है वो हमेशा मदद करता है। और इसके लिए श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने एक बार कहा था, जो गोटाबाया थे और वहां सुनामी आई थी, उसके बाद की बात है, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे को कोई समस्या होगी तो भारत हमारा संबंधी है, सांस्कृतिक सामाजिक संबंध है, गहन संबंध है, भौगोलिक दृष्टि से चीन से बहुत नजदीक है, तो भौगोलिक आर्थिक सांस्कृतिक सभी तरह के भारत से संबंध है, और चीन और जापान हमारे दोस्त हैं। अगर समस्या होगी तो सबसे पहले हम भारत के पास जाएंगे और उसके बाद दोस्तों के पास जाएंगे, पश्चिमी देशों तो हमारे लिए लास्ट होंगे। तो उसी संदर्भ में जब नेपाल के प्रधानमंत्री, सामान्यतः इन छोटे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं निर्वाचन के बाद सबसे पहले दिल्ली की विजिट को चूज करते हैं, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री ने चीन जाना मुनासिब समझा, तो इसका कोई न कोई मीनिंग तो है और चीन का हस्तक्षेप वहां पे बढ़ेगा। अब भारत किस तरह की एक संतुलित नीति अपनाए कि इन देशों में, छोटे देशों में भारत के प्रति कोई आशंका या अविश्वास का वातावरण नहीं हो, क्योंकि भारत के साथ समस्या यही है कि मदद बहुत करता है, फिर भी कभी कभी आशंकाएं और अविश्वास छोटे देशों में हो जाता है और उसको चीन अपनी मदद के द्वारा और दूसरे तरीके से हवा देता है। और इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, जैसे श्रीलंका में सिंगला भाषा है, हमारे यहाँ कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो सिंगला भाषा जानता हो, कोई अधिकारी नहीं है जो श्रीलंका जाके सिंगलीज में बातचीत करे। चीन में एक सेंटर मैंने खुद विजिट किया है, चाइना फॉरेन स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी, वहां वो 40-50 स्टूडेंट, चाइनीज स्टूडेंट सिंगलीज भाषा सिखा के तैयार करते हैं। तो वो जब श्रीलंका विजिट करते हैं इंजीनियर के रूप में, स्किल्ड एक्सपर्ट के रूप में, तो वो वहां की कम्युनिटी से अच्छी तरह कम्युनिकेट कर लेते हैं। और जब भाषा में एक ही भाषा में कम्युनिकेट करते हैं कि एक बॉन्ड मजबूत हो जाता है, तो एक अलग तरीके की समझ विकसित हो जाती है। तो हमें भी हमारी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, केवल नेबरहुड फर्स्ट से नहीं, एक दूरगामी नीति बनानी चाहिए जिससे हम छोटे देशों को साथ लेके चलेंगे। और इसी आशंका को देखते हुए अभी बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग से साइडलाइंस में उन्होंने कहा कि हम सार्क को जिंदा करेंगे, और उनका इंटेंशन ये सार्क को मजबूत करना नहीं है, संबंध मजबूत करना नहीं है, उनका उद्देश्य यह है कि छोटे देश हम सब मिलके इंडिया को काउंटर करें। इंडिया के अगेंस्ट में गेंगे होने की आशंकाएं उससे न बढ़ रही हैं। तो हमें एक दूरगामी नीति का निर्माण करना चाहिए जिससे छोटे देशों का हम विश्वास हासिल कर सकें। हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि पड़ोसी उससे ज्यादा प्रयास करने में लगा हुआ है। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास। एक और बड़ी खबर है सर जिस पर बात करेंगे, रूस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, क्योंकि यूरोप में इस वक्त हलचल है। रूस के तेवर देखकर टेंशन में नेटो देश, नेटो को डर, पुतिन कर सकते हैं परमाणु हमला। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ने युद्ध का अलर्ट जारी किया। अमेरिका सहित 4 देशों ने यूक्रेन में एम्बेसी बंद की। रूस के तेवर देखकर टेंशन में आए नेटो देश, नेटो को डर, पुतिन कर सकते हैं परमाणु हमला। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ने युद्ध का अलर्ट जारी किया। अमेरिका सहित 4 देशों ने यूक्रेन में एम्बेसी बंद की। बड़ी खबर, रूस के तेवर देख टेंशन में आए करना, ठीक है। तो देखकर टेंशन में नेटो देश। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। अमेरिका सहित 4 देशों ने यूक्रेन में एम्बेसी को बंद कर दिया है। पुतिन से टेंशन में नेटो। ATACMS मिसाइल से यूक्रेन का हमला। रूस बोला नेटो ने हम पर हमला किया। नेटो को डर, पुतिन कर सकते हैं पलटवार। परमाणु हमले को लेकर टेंशन में नेटो देश। नेक्स्ट ग्राफिक्स। पुतिन ने
नई परमाणु नीति बनाई है। रूस के बदले से टेंशन में आए नेटो लोगों से अपील जंग के लिए तैयार हैं। परमाणु हमले से निपटने की भी तैयारी करने के लिए लोगों से कहा है कि बाकायदा आप खाना स्टोर करके रखें, जरूरत के मुताबिक जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका भी आप बंदोबस्त करके रखें, क्योंकि किसी भी वक्त यूक्रेन जैसा हमला हम पर भी हो सकता है। कर्नल दिनेश शर्मा सर, किस प्रकार से हम देखें ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल होने लगा है, जो अमेरिका ने मिसाइलें दी हैं ATACMS, उनका इस्तेमाल जो है अब यूक्रेन रूस के खिलाफ कर रहा है। दूसरी तरफ मदरदेव हो, व्लादिमीर पुतिन हो, वो लगातार यही कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर नेटो का हमला है। क्या ये जंग आगे बढ़ सकती है, फैल सकती है, या फिर जो परमाणु हमले की धमकी पुतिन दे रहे थे वो सिर्फ खोखली धमकियां थी? सर राजेश जी, लड़ाई के अंदर कुछ एक्शन एक्चुअल में लिए जाते हैं और कुछ होते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कि अपोनेंट के दिल के अंदर एक प्रकार का डर बिठाया जाए। दिस इज अगेन ए आर्टिकल ऑफ वॉर। लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर जब से प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूक्रेन को उनके आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करने का आज़ादी दी है, उससे सिचुएशन जो है और ज्यादा बिगड़ सकती है। क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने ऑलरेडी कहा है कि अगर कोई देश उन देशों के साथ जो परमाणु संपन्न हैं उनके साथ उनकी मदद से हमारे ऊपर हमला करता है तो हम समझेंगे कि हमारे ऊपर पूरी नाटो फोर्सेस कर रही है और हम अपने ढंग से रिटेलिएट करेंगे। ये उन्होंने क्लियर शब्दों में कह दिया है। नंबर 2, President Putin has changed his nuclear policy. He has just changed and signed a document. उन्होंने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज कर दिया है। लेकिन अब जो है बाकी नाटो देश जो हैं, और जो आपने 3 देशों का नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में बताया, उन्होंने अपनी एडवाइजरी जो है उन्होंने जारी कर दी है अपने नागरिकों को सचेत करने के लिए। इट इज ओनली एडवाइजरी, क्योंकि उन्हें भी खतरा है कि शायद हमारे ऊपर भी इसका प्रकोप पड़ सकता है, पुतिन का प्रकोप पड़ सकता है। लेकिन राजेश जी, आप ये सोचिए कि ये अमेरिका ने दिया है, जर्मनी ने तो नहीं दिया है। बिकॉज जर्मन के जो उनका मिसाइल सिस्टम है, जो जेट फाइटर से जो है वो मिसाइल्स फायर होती हैं जो कि 500 किलोमीटर तक प्रिसीशन निशाने के ऊपर उनसे टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जर्मनी ने नहीं दिया। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी चल रहा है कि जैसा इंप्रेशन प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ये वॉर को छोड़ेंगे, हम इस वॉर को खत्म करेंगे, बिकॉज ही डज नॉट वांट कि अमेरिका की रिसोर्सेज जो हैं वो यूक्रेन को दी जाएं इस युद्ध के दौरान। क्योंकि अभी तक ऑलरेडी 61 अरब डॉलर्स की सहायता जो है अमेरिका ने दी है और तकरीबन 11 अरब डॉलर की सहायता जो है जर्मनी ने दी है। तो नाटो देश के जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी सोच रहे हैं कि इसका अंतहीन है, आप कब तक सपोर्ट करते रहेंगे यूक्रेन को। उन्हें पता है 20 जनवरी के बाद वो किस प्रकार का डिसीजन लेंगे और सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो बाकी नाटो देश के कुछ कंट्रीज जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम इस युद्ध को और बढ़ाएं और इसकी मार जो है हमें भी झेलनी पड़े, हमारे ऊपर भी रशिया की तरफ से कोई रिटेलिएटरी एक्शन होगा। उनको मालूम है कि रशिया तो करेक्शन अमेरिका तो सफर करेगा नहीं है, तो इसलिए सभी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। राजेश जी ठीक है सर, चलिए मैं करोड़ी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। क्या वाकई में ये व्लादिमीर पुतिन का भी एक बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार वो परमाणु हमले की धमकियां दे रहे थे, तो क्या बाइडेन ने एक जाल फेंककर पुतिन को फंसाने की कोशिश की है और उसी जाल में जो है जो डोनाल्ड ट्रंप को भी लपेटने की कोशिश की है कि आप बड़ी शांति की पहल की बात कर रहे थे, आइए आप जनवरी में सत्ता संभालिए, हमने परमिशन दे दी, आप शांति करके आप दिखाइए। सर राजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें अमेरिका की जो घरेलू राजनीति है उसके आयाम को हम डिनाई नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में स्पष्ट रूप से कहा कि मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट होते ही शांति की स्थापना करूंगा, युद्ध को रोक दूंगा, शपथ ग्रहण की बात नहीं की थी। तो ऐसी स्थिति में
शायद बाइडेन ये चाहते होंगे कि वो जीते, लेकिन उनको हम इतना उलझा दें कि वो जो शांति की बात कर रहे हैं वो शांति स्थापना नहीं कर सके। और दूसरा, घरेलू राजनीति का एक पक्ष और है। बाइडेन के बेटे हैं हंटर बाइडेन, उनके यूक्रेन में किस तरह के इंटरेस्ट हैं, ये एक विवादास्पद मुद्दा अमेरिका की राजनीति में पहले भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो घरेलू राजनीति है। दूसरा, नेटो के देश क्यों सहमत होंगे, क्योंकि अमेरिका और नेटो ये हमेशा कहते रहे कि हम यूक्रेन को लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम और लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं देंगे। तो इमीडिएटली अमेरिका ने ये डिसीजन क्यों लिया और नेटो ने इसको अप्रूव क्यों कर दिया? देखिए, नेटो का आर्टिकल 5 है डॉक्यूमेंट का, वो ये कहता है कि एक देश पे हमला होगा तो सब पूरे नेटो पे माना जाएगा। तो उस संदर्भ में नेटो वाले ये जानते हैं कि ट्रंप की जो वेलनेन पॉलिसी है वो ये है कि नेटो के देशों को अमेरिका मदद क्यों करे, सैन्य मदद। वो अपनी जो जीडीपी है उसका कम से कम 2% अपने डिफेंस पे खर्च करें। कुछ देश उसके लिए तैयार हो गए थे पिछले टर्म में। तो अमेरिका अब दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अपने सैन्य खर्चे कम करना चाहेगा ट्रंप की लीडरशिप में। और नेटो के देश ये चाहते होंगे कि अगर ज्यादा उलझ जाए तो अमेरिका के लिए ये मजबूरी हो जाए कि वो नेटो के देशों को सैन्य मदद करता रहे, नेटो को मदद करता रहे। दूसरा, आपने पुतिन का जो एंगल बताया है, देखिए पुतिन बार बार ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वार कर सकते हैं अगर इस तरह का हुआ तो। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक जिस तरह का पुतिन ने एक संयम बरता है, अभी भी शायद संयम बरतेंगे और वो दुनिया के सामने ये पिक्चर रखना चाहेंगे कि मैं कोई डेविल नहीं हूँ, मैं एक लेजिटिमेट हमारे रशियन इंटरेस्ट के लिए बैटल लड़ रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं न्यूक्लियर पावर यूज नहीं करूंगा, लेकिन मेरे ऊपर या रशिया के ऊपर जो लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहे हैं नेटो वाले, वो रशिया के ऊपर अटैक, नेटो का अटैक है। तो ये प्रूव करने का वो प्रयास करेंगे और मुझे लगता है कि वो शायद वर्ल्ड वार की स्थिति नहीं बने। आशंकाएं तो है लेकिन ऐसी नहीं बने। लेकिन नेटो के देश है वो आशंकित है। ठीक है सर, माफी के साथ बीच में टोक रहा हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर है और वो तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है पूरी दुनिया को। उस बड़ी खबर को एक बार प्ले करिए, उसके बाद उन तस्वीरों को फुल स्क्रीन प्ले करिएगा। पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का भीषण हमला। टीटीपी के हमले में मारे गए 17 पाकिस्तानी फौजी, 17 फौजियों का गला काटकर ले गए तहरीक तालिबानी पाकिस्तानी। पाक सेना गधों पर लेकर गई सैनिकों के शव। शर्म की बात है, पाकिस्तान सेना पर टीटीपी का हमला। ये देखिए आप इन एमबीएस के साथ जरा इन तस्वीरों को प्ले कर दीजिएगा। ये तस्वीरें खैबर पख्तूनख्वा से सामने आई। पाकिस्तान की सेना पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमला किया और 17 से ज्यादा जवान मारे गए वहां पर। और हालात ऐसी होगी, देखिए अब गधों पर 2-2, 3-3 शवों को रखकर पाकिस्तान की सेना ले जा रही है। देखिए कौन सी देश की फौज ऐसा करती है जो कहीं नहीं होता, हम इससे कहते हैं वो पाकिस्तान में हो जाता है। ये देखिए आप एक एक गधे पे 2-2 सैनिकों के शव जो है लाद कर पाकिस्तान की सेना ले जा रही है। ये इज्जत उन जवानों के लिए पाकिस्तान में जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दी है। चले कर्नल दिनेश शर्मा सर ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे। दिनेश शर्मा सर के पास ही चलेंगे। सर आई होप कि आप भी इन तस्वीरों को देख रहे होंगे। सर क्या हो रहा है, इतने बुरे हालात जनरल मुनीर के पास कि अपने शहीद जवानों को उठाने के लिए गधों को भेजना पड़ रहा है। अभी तक तो सुना था कि गधों की सप्लाई चीन को होती है, अब सैनिक भी गधों पे ढोने पड़ रहे हैं। राजेश जी, ये किसी भी आर्मी के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है कि आप अपने वीर गति प्राप्त किए हुए सिपाहियों को इस प्रकार की आप इज्जत प्रदान करते हैं। मैं कह सकता हूं कि ऐसी इस प्रकार की जो तस्वीरें पाकिस्तान आर्मी के बाकी सैनिक भी देखते होंगे, उनके मोराल के ऊपर क्या असर पड़ता होगा, उनका क्या विश्वास होता होगा अपने
देश की मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर। ये तो आप लेटेस्ट बता रहे हैं, चलो इसके ऊपर कम से कम उनको शर्म तो आई है कि वो डेड बॉडी को रिट्रीव कर रहे हैं। राजेश जी, कारगिल युद्ध के अंदर उन्होंने अपने सैनिकों को डेड बॉडी लेने से इंकार कर दिया था। ये थी माइटी इंडियन आर्मी, जिन्होंने पूरे रस्मों रिवाज के साथ उस हाइट के ऊपर भी हमने उनको अंतिम संस्कार पूरे इज्जत और मान के साथ हमने पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको दिया। तो ये पाकिस्तान की फितरत में है, ये पाकिस्तान के डीएनए में हुआ है कि यू हैव नो लव लॉस्ट फॉर योर ओन पीपल, नॉट इवन फॉर योर व्हाट टू टॉक अबाउट सिविलियंस। आपके अपने आर्म्ड फोर्सेस के लोगों के लिए आपके दिलों में कोई इज्जत नहीं। एक छोटी सी बात और कहूंगा, उनको आर्म्ड फोर्सेस जीते जाते लोगों के लिए उनके पास कोई इज्जत नहीं है। राजेश जी, अगर आपको याद होगा, कारगिल ऑपरेशन का समय जो उनका जनरल मुशर्रफ था, उसके अंदर उसने अपने प्राइम मिनिस्टर तक को नहीं बताया था कारगिल ऑपरेशन का। ये तो एक सिंपल बात पूरी दुनिया जहान को मालूम है। इवन वो आर्मी ने जो है, पाकिस्तान आर्मी ने अपनी जो दूसरे अंग हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी तक को नहीं बताया था कि वो इस किस्म का हरकतें करने जा रहे हैं। ये मेरे लिए एज ए एक्स सोल्जर, ये मेरे लिए एक बहुत शर्म की बात है कि इस प्रकार से सैनिकों के साथ ये ट्रीटमेंट किया जाता है। राजेश जी, एक लास्ट बात मैं बोलूंगा आपको। मैं आई कैन से विद कन्विक्शन कि हमारी भारतीय सेना के अंदर अगर हमें एक बॉडी को रिट्रीव करने के लिए 4 और कैजुअलिटी भी करवानी पड़े तो हम वो करते हैं। हम अपने किसी घायल को, हम अपने किसी डेड सोल्जर को पीछे छोड़कर नहीं आते हैं। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। यही भारतीय सेना को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट बनाता है। आखिरी पॉइंट करोड़ी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर, कि क्या बोले, क्योंकि ऐसी तस्वीरें देखकर एक सोल्जर्स का मन तो शर्म से झुक जाता है कि एक देश, एक जनरल अपने सिपाहियों के साथ ऐसा कर सकता है, और वो जनरल मुनी आईएसआई का चीफ। देखिए राजेश जी, आपसे और कर्नल साहब दोनों से सहमत होते हुए मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। एक तो जिस टेरेन में सोल्जर्स को वो गधे पे ले जा रहे हैं, वो टेरेन डिफिकल्ट टेरेन है। व्हीकल वहां आसानी से नहीं जा सकता। दूसरा पॉइंट, सर माफी के पाकिस्तान का आवाम है, वहां की करोड़ी सिंह जी, मैं टोकता नहीं हूं कभी, लेकिन करोड़ी सर, कोई राजेश भारत हेलीकॉप्टर भेजकर सिविलियन का रेस्क्यू करा देता है सर, वो बहुत तरीके हैं। दूसरा पाकिस्तान के जो हेलीकॉप्टर है वो जनरल के घूमने के लिए है। मेरा दूसरा पॉइंट तो सुन लीजिए सर। पाकिस्तान आवाम है वो वहां की मिलिट्री के अगेंस्ट में है, तो पाकिस्तानी आवाम में टीटीपी के प्रति घृणा पैदा करने के लिए ये स्ट्रेटेजी उन्होंने अडॉप्ट की है। क्योंकि ऐसी तस्वीर देखें तो पाकिस्तान का आवाम है वो टीटीपी से घृणा करने लग जाएगा, और आवाम ये कहेगा कि टीटीपी को मारो। इस तरह के जो एक्टिविटीज करने वाले हैं, तो ये अपनी स्थिति को लेजिटिमाइज करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। यह जी ठीक है सर। लास्ट पॉइंट सर, 1 मिनट में 30 सेकंड में कंप्लीट करिए। दिनेश शर्मा सर। करोड़ी सर, मैं आपसे एक बात से सहमत नहीं हूं कि टरेन जो है डिफिकल्ट है। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपको काट नहीं रहा हूं। टरेन डिफिकल्ट है। आर्मी के अंदर ट्रेडिशन होता, हम एक स्ट्रेचर बनाते हैं हमारे पास, चाहे हम उसको बोरी को जो है 2 लकड़ियों में बांध के, और 4 और 6 जवान जो हमारे बैटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट और साथ में देके, चाहे कितनी भी होगी, हम अपनी डेड बॉडी को इस ढंग से नहीं ले जाएंगे। दूसरा देखिए साहब, ऐसा है टीटीपी जो है, ये जो आपने पॉइंट बताया, मैं इससे थोड़ा सा असहमत हूं कि ये शायद एक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सिविलियन को दिखाने के लिए, गधों के ऊपर ले जाके, ताकि लोगों की घृणा हो टीटीपी के लोगों के प्रति। अरे साहब, टीटीपी के तो लड़ाई पब्लिक के साथ है ही नहीं है। टीटीपी तो सिर्फ पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान आर्मी के बरखिलाफ है। दे वांट टू एस्टेब्लिश, दे आर नॉट
वो उनको इंटरेस्ट नहीं है कि वहां पे प्रजातंत्र हो, वो तो शरीयत ला जाना चाहते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी थोड़ा, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी तस्वीरें देखकर तो लोगों के हौसले और बड़े होंगे कि हम पाकिस्तान आर्मी का ये हाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। कर्नल दिनेश शर्मा सर बहुत बहुत शुक्रिया, करोड़ी सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए और इतने विस्तार से तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।